तो आज हम इस पे बात करेंगे कि भारत में वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लें, चूँकि आलोचक कुछ कहें उससे पहले ही बात कर लें कि प्लेटो जो है वो आत्मा के 3 खंडों के सिद्धांत की बात करता है। और 3 खंड में ये जो है सर्ग से ब्राह्मण, पुरोहित और बीच के हिस्से से जो बात करता है वो करता है वॉरियर्स, योद्धा, और थर्ड से बात करता है वो करता है किसान, मजदूर। तो 3 वर्गों की बात करता है, 3 वर्ग की बात करता है और चौथे वर्ग की बात भूल जाता है, क्योंकि चौथा वर्ग वो जो है प्लेटो या अरस्तु उसका वर्णन करते हैं वो पशुओं के साथ करते हैं। यानी पशु ऐसे जो नहीं बोल सकते, पशु ऐसे जो बोल सकते हैं, यानी दास, स्लेव्स, और उसी तरह उन्हें बाड़ों में रखते हैं। भारत में इस काल में या इससे पहले जो व्यवस्थाएं विकसित हुई, वर्ण, जब इन्होंने वर्गों का स्वरूप लिया, शुरुआत में इनका वर्गों का स्वरूप उस रूप में नहीं है, तब ये 4 वर्ण, वर्ग की जगह हम वर्ण कहते हैं, सामने आते हैं। अब भारत में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये समझना होगा कि वर्ण माने होता है रंग। तो 4 रंग के लोग जो आपस में टकराए, तो सबसे पहले तो शुरुआत में ये हुआ कि जो देव कबीले थे, ये कबीले ही अपने आप को कहते थे, जो कार्य विभाजन था इनमें वो ब्रह्म और क्षत्रिय के रूप में था और विश्व के रूप में था। यानी विश्व माने आम जनता, जो आम लोग थे, क्षत्रिय माने जो लोग लड़ाई का काम ले रहे हैं, और ब्रह्म माने जो लोग यज्ञ और इसका संचालन कर रहे हैं। बाद में देवासुर संग्रामों के बाद जब इनकी समझौता हुआ असुरों के साथ और वो लाल रंग के थे, तो बाद में जो मनुष्य सभ्यता बनी उसमें इन्होंने आम लोगों के लिए तो विश्व शब्द ही प्रयोग करा, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के रूप में ये 2 रंग के लोग आ गए। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं, गंगा की घाटी में पहुंचते हैं, तो वहाँ का विशाल समुदाय जो है वो खेती करने वाला, साग सब्जी उगाने वाला, वो यक्ष संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और चूंकि उनमें कबीलाई समाज है, तो वो राजसत्ता बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं, अलग तरह की जो विशेषता असुरों में थी खास तौर से। तो ये ना रखने के कारण हो रहा है कि ये तीसरा जो है वर्ण विश्व के रूप में इसे ही चिन्हित कर रहे हैं। अब यहाँ जो श्रम करने के लिए चौथा वर्ण आता है, जंगलों पे आधारित रहने वाले जीवन वाले लोग आते हैं, ये सारे प्रोटोआस्ट्रोलाइट हैं, ज़्यादातर नाग जाति के लोग हैं, तो ये काले रंग के लोग हैं। तो ये आते हैं, तो ये सारा जो दस्तकारी का काम है, श्रम का काम है, ये करना शुरू करते हैं। तो ये अपने आप में चौथा वर्ण बन जाते हैं। तो शुरू में इन रंगों के आधार पर वर्ण चलते हुए ये 4 तरह के श्रम विभाजन के रूप में, 4 रंगों के आधार पर 4 तरह का श्रम विभाजन वर्ण व्यवस्था को स्थिर करता है। फिर बाद में ये सब बातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वर्ण एक अमूर्त कल्पना के रूप में भारतीय संस्कृति में आज तक मौजूद है। और ऐसा ही होता है, कोई घटना विशेष से कोई प्रत्यय जन्म लेता है, कोई विचार जन्म लेता है, उसके बाद वो विचार चलता रहता है अमूर्त रूप में, और मूर्त रूप में उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो भारत में, भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था आज तक लोगों के दिमाग में है। और इसलिए पूरा भारत का मध्यकाल इतिहास का अगर हम देखें, तो जो लोग शासन में जाते रहे उत्तर भारत में, वो क्षत्रित्व का क्लेम करते रहे कि हम क्षत्रिय हैं। जो भी जाति चली गई
जो भी कबीला चला गया शासन में उसने क्षत्रिय क्लेम कर दिया। और जो लोग जो है शासन में नहीं है, या दक्षिण में हम देखते हैं दूसरे ढंग से कि जो शासन में जा रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं ब्राह्मणत्व का। तो इस तरह से क्लेम होने लगता है, जो ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है वो ऊंचे वर्ण का भी क्लेम करने लगता है। ये संघर्ष हमें बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में दिखता है कि जब बौद्धों का बोलबाला हुआ हिंदुस्तान में, तो उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण की श्रेष्ठता को नहीं माना, क्षत्रिय की श्रेष्ठता को माना। लेकिन दोबारा जब गुप्त काल आया जिसमें सारे ग्रंथ लिखे गए, उसमें दोबारा से महाभारत देखें या सारी चीज़ देखें, उसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित किया गया। क्योंकि गुप्त वंश के लोग जो भी रहे हों वो अपने क्षत्रित्व के लिए ब्राह्मण पे आश्रित होकर चल गए। तो इस तरह भारत में वर्ण व्यवस्था एक सांस्कृतिक घटक के रूप में शुरुआत से अभी तक मौजूद रही है, और ये भारत की एक वास्तविकता है जिसको हमें उसी रूप में समझना चाहिए जिस रूप में ये ऐतिहासिक क्रम में विकसित हुई और भविष्य में जिस तरह से विलीन हो जाएगी।